चलिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का दृष्टि का ये बुक है। भारत और विश्व का भूगोल हम लोग करने जा रहे हैं। दृष्टि पब्लिकेशन एनसीईआरटी का ये है। भारत का भूगोल हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चलेगा विनिर्माण और उद्योग। चलेगा विनिर्माण उद्योग। चलिए आइए पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योग के स्थापना को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से? कच्चे माल की उपलब्धता, सही है। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार, चारों सही है। चारों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? समूहन बचत कौन कौन? उद्योग का नगरों के पास संकेंद्रण, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण बचत करता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं में लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों को धीरे धीरे बड़ा औद्योगिकरण समूहन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन उद्योग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। वह है। नीचे उद्योग के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई से ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। सही है, सुक्रोज मिलता है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? लौह अयस्क, कोकिंग कोला का, चूना पत्थर का। सिलिका का इसमें नहीं होता है। सिलिका का प्रयोग इसमें नहीं किया सीमेंट में होता है इसका। विभिन्न उर्वरकों तथा उनके प्रमुख यौगिक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सम्मिलित है? सम्मिलित करना है, ठीक ना। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक ना। DAP फास्फोटिक उर्वरक। मिश्रित उर्वरक किसे बोलते हैं? NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अच्छा, ये पोटास जलोढ़ मिट्टी में जो ना सबसे ज़्यादा पोटास पाया जाता है। जलोढ़, हाँ। और बाकी बात। आइए नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है, सिलिका, ठीक है, एल्युमिनियम, और जिप्सम। इसका ट्रिक होता है चूसिए आम जी। चूसिए आम जी, हाँ सही बोले। देखिए नेक्स्ट, भारत में पहला सिरमिट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, जो स्वतंत्र पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ था, ठीक ना। स्वतंत्रता पश्चात इसका प्रसार हुआ था 1904 में। 1904 में पहला सिरमिट मिल 1904 में कहाँ? तो चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं। चलिए। स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक ना। देखिए प्रथम में क्या, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो कि श्रीनगर से कहाँ होते हैं? कन्याकुमारी। द्वितीय पूरब से पश्चिम यानी गलियारा सिलचर लेके पोरबंदर तक। दोनों का कटान बिंदु झांसी पर है, मतलब दोनों का कटान बिंदु झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। सही है। पाइपलाइन को चलाने की लागत न्यूनतम होती है। बिछाने में लागत ज़्यादा है, चलाने में तो हर चीज़ देना पड़ेगा ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुरा, जगदीशपुरा पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मों को सही कथन मत मिलान करना है, ठीक ना। कौन सही है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग, हल्दिया के मध्य। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना, प्रयागराज से वो हल्दिया के मध्य है। जो कि 1620 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा दूरी पे यही है, 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबड़ी, सादिया से ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, जो कि 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर है। तीसरा है तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 काकीनाडा से पुडुचेरी, ये नहर पे है। नहीं, काकीनाडा से तो चौथा है। सॉरी, हाँ, काकीनाडा से चौथा है, चौथा है। पश्चिमी तट नहर से लेके उद्योगनगर चंपानगर केरल तक केरल कुल लंबाई 205 किलोमीटर। 300 NH3 वाला पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर, चंपाकार नहर, केरल, कुल लंबाई इसका 375 किलोमीटर है। चलिए आइए नेक्स्ट, 375 दिया क्या निम्नलिखित हो गया 375 मानिए ना, 375 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किन पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन के कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। कांडला पतन। कांडला पतन, कांडला पतन। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेषकर कोयला का निर्माण करता है। कोयले का निर्माण थोड़ी करेगा, कोयला का निर्माण नहीं, सॉरी, निर्यात करता है। निर्यात थोड़ा करता है, कोयला का निर्यात निर्यात। नहीं करता है। कोलकाता लो अयस्क के लिए है। हाँ, लो उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेष लो अयस्क का निर्यात करता है, उसमें खास करके जापान को। कोलकाता एक अंतरस्थलीय नदी पतन है, हाँ, जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। कोलकाता पतन का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है? कोची, ठीक है, मुंबई पतन, सही है, विशाखापट्टनम। एकदम सही है। चेन्नई जो है ना, ये प्राचीनतम कृत्रिम है ये। देखिए, जो विशाखापट्टनम है ना, हाँ, विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो डाल्फिन नोज यहीं पर स्थित है। डाल्फिन नोज है ना, विशाखापट्टनम में ही स्थित है। चेन्नई एक कृत्रिम पतन, प्राचीनतम कृत्रिम है, ठीक ना। कांडला का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। सबसे गहरा पतन बोलेगा तो विशाखापट्टनम, ठीक ना। उसका कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक ना। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्या हुआ? पढ़े इसको, डिस्कशन। आइए देखिए, पढ़। कोचिन एक प्राकृतिक पोताश्रय है जहाँ से उर्वरक पोटेशियम उत्पादन और सामान्य नौभार का परिवहन होता है। कोचिन प्राकृतिक पोताश्रय है। चलिए, यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक ना। मुंबई एक प्राकृतिक पोताश्रय है जो मुंबई पतन से अधिक परिवहन का ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया था, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान करता है। सही है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, डाल्फिन नोज यहीं पर स्थित है। डाल्फिन नोज यहीं पर स्थित है। चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। कांडला जो कि उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप गहरा और लैंगूर संतृप्त बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क, कपास, मैंगनीज आदि का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन एक गहरा कृत्रिम और पोताश्रय है। यह समृद्ध पृष्ठ प्रदेश के साथ रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के मुख्य कोयला, नमक, खाद, तेल, पेट्रोल उत्पादन का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन का नाम जो ना वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट रख दिया गया है। ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन आंध्र प्रदेश में है। हाँ, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु नहीं है। मोरमुगाओ, हाँ, गोवा में अरब सागर के तट पर जिवारी नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक ना। चलिए, अब भारत सचिन को याद रखते हैं मेरा। आइए नेक्स्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भूगोल एक विषय के रूप में, चलिए, चैप्टर है। काहे मुस्कुरा रहे हैं सजी जी? कुछ ना मुस्कुरा रहे, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कुछ याद आएगा? बोले हैं कि मेरे एक दोस्त थे, मुस्कुरा रहे हैं एकदम।
मेरे दोस्त थे पुष्कर, उनका NPTC में हो गया, बहुत मिस कर रहा है। कैसा मास्टर को मुरादाबाद में हुआ है, कार्यरत है मुरादाबाद में। हम लोग ग्रुप के हैं। हम ही लोग ग्रुप के थे, आज थोड़ा याद आ रहा था उनका। अच्छा, यहीं बैठते थे, यहीं बैठते यहाँ पर थे। हम बैठे हैं। तो जहाँ पे आज समूह जी बैठे हुए हैं। पुष्कर भैया से बोलना चाहते हैं कि एक बार कम से कम आइए, हाँ, थोड़ा हम लोग यहाँ का, पे मोटिवेट कीजिए हम लोग को, क्योंकि चले गए तो थोड़ा सा बहुत मिस कर रहे हैं। इसी ग्रुप का सदस्य थे, एक रोशन भैया भी थे। रोशन जी तो रोशन दरोगा। रोशन दरोगा इसी ग्रुप में आते थे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ाइए, आएंगे, टाइम मिलेगा लोग जरूर आएंगे, ऐसा बात नहीं है, भूले नहीं आप लोग को। सबसे मिलाएंगे आप लोग को भी। आते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। भौतिकी भूगोल के मूल सिद्धांत पर चैप्टर 1 भूगोल और विषय के रूप में, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? किसने? इरेटोस्थेनीज ने, ठीक ना। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, कैसे उत्पत्ति हुआ, विकास हुआ। निहारिका, निम्नलिखित पर विचार किया कौन सत्य है? निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। भीतरी ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है। बाहरी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सही है ना, आउट ऑफ प्लैनेट का है तो उसको। हाँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुध, शुक्र और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र एवं मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कहा सही जाता है। है। बुध, शुक्र और मंगल ग्रह गैस से बने हैं। नहीं। गैस से थोड़ो बने हैं वो तो। बुध, शुक्र व मंगल ग्रह गैस से नहीं बना। देखिए, पार्थिव ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी के समान दिखाई देता है, ठीक, इसीलिए बुध, शुक्र और मंगल को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। धातुओं से बने हैं, अपेक्षा के अधिक घनत्व वाले हैं। आगे अगला क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सामान्य सिद्धांत बिग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है। 1920 में एडविन हर्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है ना। देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितना है? 14,95,98,000 किलोमीटर इतना है। अब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने कितना समय लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड के समय। 8 मिनट 3 सेकंड। पढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुड़ैसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ था। सही हुआ था। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मतलब पौधों का विकास सिलुरियन कल्प में हुआ था। सही है। सिलुरियन कल्प में हुआ जो था। है ना जुरेसिक युग, इसी में डायनासोर का भी है। डायनासोर जो है, डायनासोर का भी इसी में विकास हुआ था। डायनासोर सरीसृप था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। कैम्बियम कल्प में स्थल पर कोई जीव नहीं था। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास कार्बोनिफेरस कल्प में हुआ था। कार्बोनिफेरस में नहीं हुआ था। हाँ, इसी में हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। नहीं बल्कि कार्बोनिफेरस में। अच्छा, कार्बोनिफेरस में हुआ था। सही बात है। चलिए अगला चैप्टर आ गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्येक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? ठीक है। इसमें से कौन? धरातलीय चट्टान करता है, ज्वालामुखी का उद्गार। सही है। है पिंड जो है ये आकाश ऊपर से गिरता, आकाश गंगा भी मतलब है मेघना बोलते हैं। आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक संरचना उससे नहीं है, संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अपर्याप्त स्रोत है? अप्रत्यक्ष स्रोत है। सॉरी, उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप, ये सारा है। चलिए अगला क्वेश्चन। कथन कारण गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है।
पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ाने के साथ तापमान, दाब एवं घनत्व में वृद्धि होता है। सही होता है। अंदर जितना गहराई में जाएंगे जाता है। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन? सत्य है। सत्य है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। चलिए अगला, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र कहा जाता है। उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। अवकेंद्र भी कहा जाता है इसको। हाँ, सबसे पहले भूकंप तरंग को उद्गम केंद्र पर महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र पर, एपिसेंटर पर महसूस किया जाता है। अच्छा, ये जो ना प्रत्येक 32 मीटर गहराई पे जाएंगे ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के सब संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं। दुर्लभ मंडल में नहीं आते हैं। स्थल मंडल क्या अथवा दुर्लभ मंडल आता है, नहीं आता है। भूगर्भिक तरंगे स्थल मंडल में आते हैं। हाँ, भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। सही है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण धरातलीय तरंग उत्पन्न होती है। सही है, होती है। सही है। अगला कथन पर कौन सा कथन असत्य है? पी तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है। पी तरंग पहुंचता है। हाँ? सही है, पहुंचता है। सही है। पी तरंगे की प्रकृति प्रकाश तरंग जैसी होती है, नहीं होता है। प्रकाश तरंग जैसी नहीं होती। पी तरंग तेरे तो चलने होती है ना। पी तरंगे बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट चल जाता है। पी तरंग की प्रकृति ध्वनि तरंग, प्रकाश नहीं, ध्वनि तरंग ही होती है। प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। पी तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। सही में कहते हैं। सही है। खतरनाक तरंग होता है। हाँ, लव वाला तरंग सबसे खतरनाक होता है। पी तरंग जो है ना, PSLM, पी तरंग ठोस, तरल, गैस सब में ही चल जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भीय एस तरंगे के संबंध में निम्नलिखित कथन पे कौन सा असत्य है? एस तरंगे धरातल पर पी तरंग के बाद पहुंचती है। पी इसके बाद PS। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम में चलती है। ठोस में चलती है। एस जो न सिर्फ ठोस में चलेगा। गैस तरंग तीनों में चलता है, तीनों अवस्था में चलता है। पी तीनों अवस्था में चलेगा। एस तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है क्योंकि इनमें सेल का विस्थापन होता है। एस तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता। एल तरंग जो है ना, एल सबसे खतरनाक होता है। फिर कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती है। सही है। एस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसे उभार एवं गर्त बनाती है। सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? दोनों में से कोई सही नहीं है। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगे अभिलेखित हो जाती है उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है? नहीं, भूकंपीय छाया क्षेत्र नहीं कहा जाता है। भूकंपीय अभिकेंद्र से कहता है। पढ़िए ना उसको, डिस्कशन करिए। अच्छा, डिस्कशन इसका पढ़ लेते हैं। भूकंप लेखीय तरंग पर दूरस्थ स्थानों से जाने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब यहाँ भूकंप नहीं पहुँचता, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वाधिक भिन्न होता है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। हाँ। विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सुमेलित है, मतलब सही है?
भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनीय भूकंप होता है। खिसकना विवर्तनीय भूकंप कहलाता है। सही बात है। खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से निपात भूकंप आता है। परमाणु व रासायनिक विस्फोट से विस्फोटक भूकंप होता है। परमाणु और रासायनिक से विस्फोटक होता है। खनन क्षेत्र से निपात भूकंप। भूकंपीय तीव्रता चलिए अगला विवर्तनीय। भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? महासागरों के नीचे भूपट्टी की चट्टानों बेसाल्ट निर्मित होता है। सही है, यही तो सही है। क्या कह रहा है? इसका गलत क्यों है? महाद्वीप डिस्कशन पढ़िए इसका। पहले गलत वाला पढ़ेंगे। महाद्वीपों में भूपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है, अधिक होगा। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपट्टी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। इसमें भी सबसे अधिक पाई जाएगी। क्षेत्रीय बड़े 70 किलोमीटर है इसका। भूपट्टी से उसका मोटाई 70 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। सही है, कहा जाता है। वही तो सही है। अगला ज्वालामुखी उद्गम के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रूड मैग्मा निकलता है। मेटल होता है, मैग्मा निकलता है। लावा का स्रोत मैग्मा। क्रूड एवं संपूर्ण मेटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। नहीं, और मेंटल मिलकर भूपटपट्टी और मेटल मिलकर भूपटपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? सही। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। सही तो है। सही है। पृथ्वी का क्रोड निकेल और लोहा का लोहा का बना होता है। इसका निफे इसका निफे का कथन कौन सा सत्य है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानीय पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। सही। तरल चट्टानीय पदार्थ जब मेटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। सही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। कौन सा? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन। शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? सही है। इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु रूपी संरचना का विकास होता है। शंकु रूपी। सही है। सिंडर शंकु रूपी संरचना का विकास होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है। हवाई द्वीप। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। भीषण नहीं होते हैं, कम होता है। अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी कुंड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सत्य है? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखियों में विस्फोटक के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इसके पास ही स्थित होते हैं। सही है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप अमेरिका।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखी उद्गम के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से अग्नि सेल बनते हैं। हाँ, ठंडा होने से अग्नि सेल बनते हैं, सही है। ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाते हैं तब इस दौरान बनने वाले अग्नि सेल को पताली सेल कहते हैं। पताली सेल कहते हैं। बाहर आके निकलेगा तो अग्नि सेल, अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो पताली सेल। लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी से है। इसको तो बेथोलिथ और लेकोलिथ क्या है? बेथोलिक यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। इस निर्माण संरचना को बेथोलिथ कहा जाता है। बेथोलिथ, सही है। इसका विस्तार कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। बेथोलिथ मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। इसका तल विषम तथा किनारे खड़े होते हैं। लेकोलिथ में ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेशीय चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टान की बनी ऐसी ही गुंबद पहाड़ियाँ हैं। बेथोलिथ मुख्यतः किसका? ग्रेफाइट से भी ना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए। बेथोलिथ ग्रेफाइट के लिए। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए कथन में विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है? लावा का क्षैतिज दिशा में लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव फेकोलिथ लेपोलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है। सही है। लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाता है। डाइक। अगला क्वेश्चन पढ़िए ना। कौन सा होगा? उसके नीचे जस्ट नीचे दो खाली क्वेश्चन पढ़िए जो बोला। इसका डिस्टेंस ना क्वेश्चन पढ़िए ना नीचे, चार क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पढ़िए ना। चैप्टर 4 के 2-3 क्वेश्चन पढ़िए ना। अच्छा, चैप्टर में 4 महासागरों और महाद्वीपों का विवर्तन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? किसने किया था? अब्राहम आर्केलियस। किसने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया है? अब्राहम आर्टेलियस। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर। नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। हाँ, सर बताओ। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथालासा मतलब जल ही जल था। पेंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर तेथिस सागर था। सही है उसका? हाँ। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणीय भूखंड गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड। हाँ, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिण भूखंड गोंडवाना लैंड कहलाता है। उत्तरी वाला लॉरेंसिया कहलाता है। उत्तरी वाला कहलाता है लॉरेंसिया, दक्षिणी वाला कहलाता है गोंडवाना। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन परमाणुओं को प्रस्तुत किया जाता है?
महाद्वीपों की तट रेखा की समस्या, महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसर निक्षेप, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र। नहीं। पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? 10 नंबर पढ़िए। ये अवसादीय चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनी होती है। टिलाइट। सही है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की। रिंग ऑफ फायर कहें कि प्रशांत महासागर के किनारे में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। अच्छा गोला का ऐसा करके क्या है? अटलांटिक। ऐसा करके ही है प्रशांत। नहीं, ऐसा करके प्रशांत है। अटलांटिक। हाँ। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेट में विभक्त है। एकदम सही है। 7 प्लेट में कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? नज़का प्लेट नहीं है। इनमें से कौन सबसे बड़ी प्लेट नहीं है? नज़का नहीं। पढ़िए इसको डिस्कशन थोड़ा। तो इसका नज़का प्लेट एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है जो दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेट में विभक्त हुआ। कितने में? 7। कौन कौन प्लेट है? अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। चलिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण। महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय पर्वत श्रेणी